लंबे समय से हम मटीरिया मेडी का देख रहे थे और ऑर्गेनन का काम थोड़ा रुक गया था, लेकिन आज हम फिर से ऑर्गेनन के व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम रुके हुए थे, हम केस रिसीविंग कर रहे थे। जी हाँ, केस रिसीविंग, नॉट अ केस टेकिंग। हमें पेशेंट में से कुछ ले नहीं लेना है, वो जो दे वो हमें रिसीव करना है। इसीलिए हम केस टेकिंग से शब्द प्रयोग करते हैं, केस रिसीविंग। हमने केस रिसीविंग के एपोरिज्म देखे 82, 83 से लेके 95 तक, इतने एपोरिज्म्स हमने देखे हैं। जिन लोगों का बाकी है तो हमारे सारे व्याख्यान YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं, वो देख लें। अब एपोरिज्म 96 से हम आज से आगे शुरू कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जो देखा वो हम देखेंगे, थोड़ा समराइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत याद नहीं रख सकते और रिवीजन तो हम करते नहीं हैं। हमने बार बार बोला कि एक ही चीज़ को बार बार इतनी बार प्रयोग कीजिए कि जिससे वो आपको याद रह जाए, लेकिन हम सब मानव स्वभाव से मजबूर हैं, नहीं कर सकते। तो आज हम देखते हैं केस रिसीविंग भाग 3। हर बार हम ऑर्गेनन जिस तरीके से शुरू करते हैं, एक अच्छे से श्लोक के साथ हम शुरू कर रहे हैं। क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थ च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात क्षण क्षण का उपयोग सीखने के लिए और प्रत्येक छोटे छोटे सिक्के का उपयोग उसे बचाकर रखने के लिए करना चाहिए। क्षण को नष्ट करने से विद्या प्राप्ति नहीं की जा सकती और सिक्कों को नष्ट करने से धन प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसमें आप सिक्कों की जगह कण है तो अन का कण भी ले सकते हैं, कोई भी। अर्थात इतना कह रहे हैं कि एक एक क्षण का प्रयोग विद्या प्राप्ति के लिए और एक एक कण का संचय धन संचय के लिए किया जाना चाहिए। जो आप एक एक क्षण विद्या प्राप्ति के लिए, सीखने के लिए काम में लगाते हैं तो आप अच्छा सीख पाएंगे। उसी तरह एक एक कण को आप बचाते हैं तो आप धनवान हो पाएंगे। जिस तरीके से कण को जो वेस्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, वो धनवान नहीं बन पाता, उसी तरीके से अगर कोई क्षण को, एक सेकंड को, मिनट को भी सीखने के बजाय दूसरे कामों में लगाता है, नष्ट कर देता है, तो वो व्यक्ति भी सीख नहीं पाता है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि सारे व्याख्यान उपलब्ध हैं। एक बार देख लेने से या सुन लेने से होम्योपैथी आ जाए, ऐसा विषय होम्योपैथी नहीं है। लर्निंग इज द प्रोसेस। सीखना एक पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंदर से आपको गुजरना होता है। और हमने गुरुकुल का परिचय आपको दिया था, तभी हमने आपको वो समझाया था कि श्रवण, चिंतन, मनन, प्रायोगिक अनुसंधान, और इस चीज को रिपीट करना, बार बार करना, तब जाके हम सीख पाएंगे। वो चीज हमारे डीएनए में घुल मिल जाएगी, तब जाके सीख पाएंगे। तो देखते हैं अब तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि किस तरीके से लक्षण लेने चाहिए। हमारा काम क्या है केस रिसीविंग के दौरान, मरीज के पास से, रोगी के पास से लक्षण लेना। तो किस तरीके से लक्षण लेने चाहिए, कौन कौन से लक्षण लेने चाहिए। त्वरित एवं लंबे समय के जो रोग हैं, त्वरित माने एक्यूट डिसीज, लंबे समय के रोग माने क्रोनिक डिसीज, तो उनमें लक्षण किस तरीके से लेने चाहिए, कौन कौन से लक्षण कैसे कैसे मिलते हैं। एकांत में मरीज को, दर्दी को, रोगी को एकांत में बिठा के उसको पूछना चाहिए। उसके जो सहकर्मी हैं, उसके जो परिचय वाले लोग हैं, जो उसकी सेवा कर रहे हैं, उन लोगों से भी हमें लक्षण लेने चाहिए। गुप्त बातें हैं जैसे कि गोनोरिया होना, सिफिलिस होना, जातीय रोग होना, हस्तमैथुन, मासिक की, श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया, ऐसी बातें हैं जो कोई भी व्यक्ति बताना नहीं चाहता है। तो ऐसी बातों को भी अगर मिलती हैं तो जानना, इस तरीके के प्रश्न करना जिससे हम ऐसी बातें भी जान पाएं। और सब कुछ लिखना, अलग अलग पॉइंट बना के लिखते जाना, और सब कुछ लेते समय मरीज की प्रकृति जानना कि मरीज कैसे हैं। इतना हमने आगे एपोरिज्म 82 से लेके 95 तक देखा। अब आगे एपोरिज्म नंबर 96 के अंदर मास्टर हनीमैन हमें क्या कहते हैं। एपोरिज्म नंबर 96, beside this patient themselves differ so much in their dispositions that some, especially the so-called hypochondriac and other person of great sensitiveness and impatient of suffering, portray their symptom into vivid colors, and in order to induce the physician to give them relief, describe their ailments in exaggerated expressions. A pure fabrication
of their ailment become of itself an important symptom in the list of feature of which the portrait of the disease is composed. The case is different with insane person and diseased. मतलब क्या कहना चाहते हैं हनीमैन कि हम सब मरीजों में इसी तरीके से केस रिसीविंग करेंगे, हम उनको पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। लेकिन कुछ मरीज जिनको हनीमैन ने नाम दिया है हाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब किसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया? हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? उसको जो भी तकलीफ है उसको वो बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, नहीं है तो भी उसको बता बता के पेश करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? हिस्टेरिकल। नहीं है, तकलीफ नहीं है, फिर भी उसको तकलीफ है ऐसा बताते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिशियन हमें जल्दी से दवाई दे दे, अच्छी सी दवाई दे, स्ट्रॉन्ग दवाई दे। तो कुछ पेशेंट, कुछ रोगी हिस्टेरिक भी हो सकते हैं, कुछ रोगी हाइपोकॉन्ड्रियाक भी होते हैं। इतनी सी तकलीफ है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, इतना सुई जितना उसको लगा है, इतनी सुई चुभी है, लेकिन वो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसे उनकी पूरी उंगली कुचल दी गई हो। मालूम चल रहा है? उनको हम हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट कह सकते हैं। अगर हमें कुछ केसेस ऐसे मिलते हैं जिनमें मरीज हमें बातें बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेटेड करके बता रहे हैं और व्याधि शंकाग्रस्त हैं, डॉक्टर साहब क्या है, कैसे है, हो तो जाएगा, मेरे को अच्छा तो हो जाएगा, मेरे को तो ये नहीं होगा, डॉक्टर साहब ये फलाना रोग तो नहीं होगा। अब हमने देखा था कि अगर मुंह में अल्सर हो ना तो कर्क रोग हो सकता है, मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये अच्छा तो हो जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा। बहुत व्याधिग्रस्त होते हैं, शंकाग्रस्त होते हैं, अच्छा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ असंतोषी होते हैं। आपने उनको अच्छी सी दवाई दी, वो दी, थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, फिर भी नहीं डॉक्टर साहब अच्छा ही नहीं हो रहा है, मैंने उस डॉक्टर से दवाई ली फिर भी अच्छा नहीं हुआ, उस डॉक्टर से दवाई ली फिर भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आप अगर डिटेल में जाएंगे, हाँ उस डॉक्टर से दवाई ली तो मुझे जो सर्दी जुकाम था वो तो अच्छा हो गया, लेकिन कब्ज नहीं गई थी। लेकिन वो आपको ऐसा ही बताएंगे कि मुझे अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, मुझे कहीं से आराम ही नहीं होता है, कोई दवाई मेरे पे इफेक्ट ही नहीं कर रही है। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि आप उनको कुछ अच्छी सी दवाई दें, कुछ स्ट्रॉन्ग दवाई। उनका मानना ऐसा है कि अगर मैं ऐसा बताऊंगा ना डॉक्टर साहब को कि मुझे बहुत 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 दिक्कत है, तो वो मुझे अच्छी वाली दवाई देंगे, नहीं तो अच्छी वाली दवाई नहीं देंगे। इसीलिए वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, असंतोषी हो सकते हैं। या तो उनके मन में ऐसा है कि मुझे शीघ्र से शीघ्र आराम पहुंचे, ऐसी दवाई डॉक्टर साहब दें, इसीलिए वो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो कुछ मरीज इस प्रकार के भी होते हैं जिनको हनीमैन साहब ने कहा है हाइपोकॉन्ड्रिया। कुछ मरीज हिस्टेरिकल भी होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? तो एपोरिज्म 96 का प्रायोगिक अनुसंधान ये है कि हाइपोकॉन्ड्रियाक मरीज हो तो हमें मालूम चलना चाहिए कि ये हाइपोकॉन्ड्रियाक हैं। अगर हिस्टेरिकल हैं तो हमें मालूम चलना चाहिए कि ये मरीज हिस्टेरिकल हैं। तो ये मालूम कहां से चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोकॉन्ड्रियाक हैं कि नहीं है?
मुझे है ना बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो इसके लिए कोई दवाई दीजिए ना, तो हम क्या करेंगे? समथिंग नॉन मेडिकेटेड सब्सटेंस नॉन एज अ प्लेसेबो और सेक्लेक्ट। तो ऐसे हैं, उनको सेक्लेक्ट थोड़ा ज्यादा देना है, अलग अलग कलर्स में दिया जा सकता है, अलग अलग साइज के ग्लोब्यूल्स दिए जा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि वो क्या मांगते हैं कि हमें तुरंत आराम पहुंचे, डॉक्टर साहब हमें अच्छी सी दवाई दें। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये हाइपोकॉन्ड्रियक है कि नहीं है, ओरिजिनल में डिसीज्ड है या हिस्टेरिकल है? वो कैसे मालूम चलेगा? तो उसका जवाब हनीमैन हमें देते हैं अगले एपोरिज्म के अंदर। अदर इंडिविजुअल ऑफ एन ऑपोजिट कैरेक्टर, हाउएवर, partly from indolence, partly from false modesty, partly from a kind of mildness or disposition or weakness of the mind, refrain from mentioning a number of their symptoms, describe them in vague terms or allege some of them to be a no consequence। मतलब एक तो हमने देखा कि हाइपोकॉन्ड्रियक है, मतलब इतनी सी इतू सा तकलीफ है, उसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, और एकदम उससे ऑपोजिट जो आपने बोला था, इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ, मतलब कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि जो कुछ बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। इंटर्न्स हमारे पास आते हैं, साहब पेशेंट को बोलते कुछ बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? कुछ लज्जा होती है। अब गांव से मरीज आए हैं, फीमेल पेशेंट हैं, तो सबके सामने महावरी के लक्षण बताना, ब्रदर के लक्षण बताना, ब्रदर के लक्षण बताना, महावरी के लक्षण बताना, अपने फैमिलीज इश्यू डिस्क्राइब करना, तो वो लज्जा के कारण ये सब शायद नहीं कर सकते, तो वहां पे वो सिम्टम्स नहीं देंगे। ल्यूकोरिया, श्वेत ब्रदर, ब्रदर मींस डिस्चार्ज। आलस्य, कुछ रोगी आलसी होते हैं। अब ये क्या बताना डॉक्टर साहब, सिर दर्द होता है तो सिर दर्द का दवाई दे दीजिए। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब बताने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मुझे अब सिर दर्द हो रहा है, आप मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है, यूरिन टॉयलेट कैसा है, स्वभाव कैसा है, सोते कैसे हैं, स्लीप पोजीशन कैसी है, ऐसा सब पूछ रहे हैं। अब इन सब का क्या मतलब है सिर दर्द से? इसीलिए वो कई बार बताना नहीं चाहते हैं, कई बार लज्जा, कई बार आलस्य। कुछ मरीज नम्र प्रकृति के होते हैं, माइल्ड होते हैं। अब ऐसा कैसे बताऊं डॉक्टर साहब को, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कहेंगे तो डॉक्टर साहब कैसा सोचेंगे? ऐसा थोड़ी कहा जाता है। अब घर में खिटपिट है, मेरे हस्बैंड ने मेरे को कल मार दिया है, तो ये बात थोड़ी डॉक्टर को बतानी चाहिए, वो तो सबके घर में होता रहता है। मन की दुर्बलता होती है, बता ही नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों के कारण कई केसेस के अंदर ऐसा होगा कि हमें सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं। तो कब हमें पता चलेगा कि लज्जा है, आलस्य है, नम्र प्रकृति है, मतलब पेशेंट इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ है, किसे कहेंगे? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है एपोरिज्म नंबर 97 का? कहिए। हमने देख लिया ना हाइपोकॉन्ड्रियक और हिस्टेरिकल टाइप और एक्सट्रोवर्टेड टाइप। ये दूसरे हैं वो इंट्रोवर्टेड टाइप हैं, जो कुछ बताना ही नहीं चाहते, जिनको अगर आपको बुलवाना है तो मुंह में उंगली डाल के बुलवाना पड़ेगा, बोल भाई बोल तू, और उसके कारण भी हमें मिले। तो हमें क्या करना है? हमें वो कंफर्ट जोन पैदा करना है। हमें पेशेंट के पास ऐसा वातावरण हमारे और पेशेंट के बीच निर्मित करना है, वो रेपो क्रिएट करना है कि जिससे मरीज खुल के हमें बता पाए। हम अगर केस में परसीव कर रहे हैं कि मरीज को लगता है कि डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे, अगर उसको फियर है कि डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे, ऐसा थोड़ी बताया जाता है, तो उसको कहिए कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, आप तहे दिल से, खुले दिल से सब कुछ मुझे बताइए, तो मुझे मालूम चलेगा, तो मुझे लक्षण मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो लज्जित हो रहे हैं, लज्जा है, तो उनको थोड़े एग्जाम्पल दीजिए कि हमें मालूम है कि आपको ऐसी बातें बोलने में थोड़ी सी लज्जा महसूस होगी, चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपनी सहेली समझ सकते हैं, अपनी बहन समझ सकते हैं, अपना दोस्त समझ सकते हैं,
वाली है, लेकिन मुझे आपके लक्षण जानने के लिए, आपकी प्रकृति का अभ्यास करने के लिए, अच्छे से अच्छी दवाई ढूंढने के लिए मुझे वो बातें जरूरी हैं। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपोरिज्म नंबर 97, जो हनीमैन साहब हमें बताते हैं कि केस रिसीविंग के दौरान ऐसे ऐसे करना है। आप वो कंफर्ट जोन पैदा करेंगे। आपको मालूम है कि पेशेंट नम्र प्रकृति का है, तो उसके साथ आपको भी उस प्रकृति के जैसा बनना पड़ेगा। आप भी माइल्ड फॉर्म में जाइए, नम्र प्रकृति के बनिए और वहां जाके पेशेंट को पूछिए। आपको लग रहा है कि पेशेंट मन की दुर्बलता के कारण नहीं बता रहा है, तो उसको उस तरीके से धीरे धीरे पूछिए, उसको थोड़े बहुत कुछ एग्जाम्पल दीजिए, अपनी कुछ यूजुअल बातें हैं ना, कैसा चल रहा है, घर में कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं, बचपन आपका कैसा बीता, हो कितने फ्रेंड्स हैं, क्या है, ऐसी बातें कीजिए और धीरे 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 उसको कंफर्ट दीजिए कि जो वो अपनी मन की दुर्बलता को दूर करके आपको सब कुछ बता पाए। तो इसके लिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये मन का दुर्बल है, कि लज्जा है, कि आलस है, कि हाइपोकॉन्ड्रियाक है, कि हिस्टेरिकल है, कि इंट्रोवर्ट है, कि एक्सट्रोवर्ट है, कि इसके लिए हनीमैन क्या कहते हैं? अगला एपोरिज्म नंबर 98। नाउ as certainly as we should listen particularly to the patient's description of his suffering and sensation and attach credence especially to his own expression, wherewith he endeavors to make us understand his ailment, because in the mouth of his friends and attendants they are usually altered state. So certainly on the other hand, in all diseases, but especially in the chronic one, the investigation of the true complete picture and its peculiarity demand especially circumspections, tax, knowledge of human nature, caution in conducting the inquiry, and patience in eminent degree। मतलब अब अगले जो एपोरिज्म देखे ना हमने 96, 97, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हाइपोकॉन्ड्रियाक है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है? तो उसके लिए हनीमैन साहब हमें एपोरिज्म नंबर 98 के अंदर बताते हैं कि किसके बताए लक्षण ज्यादा मूल्यवान हैं। हम सबके पास से लक्षण लेंगे, सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, पेशेंट के पास से, उसके फैमिली वालों के पास से, फ्रेंड के पास से, अटेंडेंट के पास से। अटेंडेंट मतलब कोई नर्स है या कोई फिजिशियन है या उसका फ्रेंड है, उसका हस्बैंड है या वाइफ है जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनको पूछेंगे। लेकिन इनमें से किसके लक्षण को ज्यादा मूल्य देना है, मरीज के बताए हुए या अटेंडेंट्स के बताए हुए? तो हनीमैन साहब क्या कहते हैं? मरीज के बताए हुए, रोगी के लक्षणों को ज्यादा मूल्य देना है। क्यों? क्योंकि रोगी अपनी अवस्था को अच्छे से बता सकता है ना। मुझे क्या हो रहा है वो मैं बता सकता हूं कि आप बगल में बैठे हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कौन बता सकता है? पेशेंट हिमसेल्फ ना। तो हमें रोगी के लक्षणों को ज्यादा मूल्य देना है, क्योंकि वो क्या महसूस कर रहा है वो खुद बता रहा है। महसूस मतलब सब्जेक्टिव सिम्टम्स आते हैं ना, सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के आते हैं। सब्जेक्टिव मतलब मुझे क्या हो रहा है, मुझे जलन हो रही है, मुझे हीट महसूस हो रही है, मुझे कोई हथौड़े से मार रहा हो, ऐसा दर्द हो रहा है, तो वो मैं ही बता पाऊंगा कि मेरे बगल वाला बता पाएगा? मैं ही अच्छे से बता पाऊंगा। इसीलिए मास्टर हनीमैन हमें कहते हैं, ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपोरिज्म नंबर 98 कि रोगी के लक्षणों को ज्यादा प्राधान्य देना है। परिचित उसकी अवस्था को अपने नजरिए से एवं विकृत करके भी बता सकते हैं। उनका अपना नजरिया होगा, उनकी अपनी मान्यताएं होंगी और वो उससे विकृत करके भी बता सकते हैं। तो हमें नहीं लेना है ऐसा नहीं है, माहिती सबके पास से लेनी है, केस सबके पास से रिसीव करना है, लेकिन फिर टोटालिटी के अंदर किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको ज्यादा मूल्य देना है? रोगी के बताए लक्षणों को। इसीलिए चिकित्सक को मानव प्रकृति का ज्ञान, विशेष परिदर्शन शक्ति, बुद्धि, प्रश्न करने में कुशलता तथा धैर्य एवं हद दर्जे का संतोष की जरूरत होती है। आपको मानव प्रकृति के ज्ञान की जरूरत होती है। मानव प्रकृति का ज्ञान मतलब अगर आपको सुई लगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ज्यादातर मानवों का दर्द होता है डॉक्टर साहब,
लग गई है। डॉक्टर साहब मुझे सुई लग गई है, प्लीज कुछ कीजिए। ये क्या है? मालूम चला? अब आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कहां से डिफरेंशिएट करेंगे? मानव प्रकृति के ज्ञान से। मानव प्रकृति के ज्ञान से। मालूम चला? तो आपको पहले मानव प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मल क्या है, तब आपको पता चलेगा कि अबनॉर्मल क्या है, सबनॉर्मल क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियाक क्या है, इंट्रोवर्टेड क्या है, हिस्टेरिकल क्या है और एक्सट्रोवर्टेड क्या है। मालूम चला? ज्यादातर लोगों को आप पूछेंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो क्या बोलेंगे? मुझे मीठा पसंद है, मुझे खट्टा पसंद है, मुझे तला हुआ पसंद है, मुझे भुना हुआ पसंद है। लेकिन आपने मुझे पूछा आपको ज्यादातर खाने पीने में क्या पसंद है, ये क्या हुआ? शर्म आ गई, या तो मुझे लगा कि ऐसा क्या बताना चाहिए। मालूम चल रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एबनॉर्मल। और तब हम कौन से सिम्टम लेते हैं टोटालिटी में? एपोरिज्म नंबर 153 PQRS, peculiar queer rare symptoms, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो वो ज्यादा आपको एग्जाजरेटेड करके बता रहा है। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन यार। वो आपको एग्जाजरेटेड करके बता रहा है, तो इट्स सेल्फ वन इंडिकेशन। हाइपोकॉन्ड्रियाक है तो वो भी एक इंडिकेशन है। वो लज्जित हो रहा है या आपको नहीं बता रहा है या इंट्रोवर्टेड है, तो इट्स सेल्फ इंडिकेशन। लेकिन आपको पूछना नहीं आता है, आप वो कंफर्ट जोन पेशेंट को जो बताने के लिए चाहे वो आप क्रिएट नहीं कर पाए हैं और पेशेंट आपको माहिती नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि पेशेंट इंट्रोवर्टेड है। मालूम चल रहा है? इसीलिए आपको मानव प्रकृति का ज्ञान की जरूरत है। ठीक है? तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मेंटल्स लेना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मेंटल इंडिकेशन लेने के लिए आपको पूरा साइकोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है, मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। अब मरीज आपको आके बताता है, डॉक्टर साहब कल है ना हमारी हस्बैंड वाइफ के बीच में है ना बहुत तकरार हो गई और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। आप पूछते हैं क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आके है ना अपना जो भी दफ्तर था ना वो आके सीधा मेरे सिर के ऊपर मार दिया, फिर मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैं रोने लगी। इज इट एबनॉर्मल और कैरेक्टरिस्टिक? आपके ऊपर बिना कोई कारण के कोई आके ऐसे मार देगा तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो मेंटल्स लेने के लिए पूरा साइकोलॉजी के ज्ञान की आवश्यकता है। पहला हमें मानव प्रकृति में फिजिकल भी आ गए, मेंटल भी आ गए, इमोशनल भी आ गए। हम आपको अभी टोटालिटी में मेंटल इमोशनल इंडिकेशन लेने को ना कह रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमें साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो हम कुछ नॉर्मल होता है उसको एबनॉर्मल मतलब कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं और उसके मुताबिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अल्टीमेटली हम रॉन्ग मेडिसिन की तरफ जाते हैं। पहले वो ज्ञान अर्जित करिए, विशेष परिदर्शन, शक्ति, बुद्धि एवं प्रश्न करने में कुशलता। किस कुशलता से आप प्रश्न करते हैं? दैट्स व्हाई होम्योपैथिक केस टेकिंग इज आर्ट। आर्ट है ना, आप किस तरीके से, कैसी कुशलता है आपके अंदर, इट इज स्किल। ऐसे नहीं है कि मुझे 2 किलो कुशलता दे दो, नहीं मिलती है ना। स्किल को डेवलप करनी होती है, और किस तरीके से डेवलप होगी? एक चित्रकार है जो अच्छे से अच्छे ड्राइंग बनाते हैं, तो वो किस तरीके से अच्छे चित्रकार बनते हैं? नाट्यकार होते हैं, अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं? रियाज करते हैं ना। तो आप केस टेकिंग में कब कुशल बनोगे? केस रिसीविंग में। ज्यादा से ज्यादा आप केस रिसीव करेंगे तब, तो आपके पास मौका है, जहां मिले वहां केस रिसीविंग चालू कर दीजिए। बने
फिजिशियन ये सब ज्ञान हो उसके, एवं धैर्य, उसका धैर्य का बांध, सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए कि बस इतना मिल गया अब छोड़ देते हैं, आगे की क्या आवश्यकता है। वो तुरंत 2-4 बातों से डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि ये पेशेंट तो हाइपोकॉन्ड्रिया का, ये तो इंट्रोवर्टेड, नहीं, पूर्ण धैर्य की आवश्यकता है। और हर दर्जे का संतोष होना चाहिए, केस रिसीविंग के दौरान भी और पैसे कमाने के दौरान, क्योंकि संतोष नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा केस लेने की प्रयास करेंगे और जल्दबाजी में रोग लक्षण समूह का काम अच्छा नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज्ड होगी ताकि वो जान सके कि इसमें कितना सत्य है एवं कितनी अतिशयोक्ति है। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अतिशयोक्ति करके बताते हैं। उनको 10 मिनट बिठाइए, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं बुलाता हूं। तो जल्दबाजी में काम अच्छा नहीं होता है। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि एक मरीज को हम 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट अपनी स्किल के अनुसार कितना टाइम दे सकते हैं, उसके मुताबिक हर रोज के 10, 15, 20, 25 पेशेंट लेना है, अच्छे से वक्त देना है, उनको पूछताछ करनी है और हमने अभी तक के जो भी एपोरिज्म्स देखे उनमें जिस तरीके से बताते हैं उसी तरीके से काम करना है। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपोरिज्म 98 और 99 एपोरिज्म। इसमें हनीमैन क्या कहते हैं, ऑन द होल द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्यूट और ऑन सच हैव existed but a short time is much the easiest for the physician because all the phenomena and deviation from the health that has been put recently lost are the still fresh in the memory of the patient and his friend, still continue to be novel and striking. The physician certainly required to know everything in such cases also, but he has much less to inquire into. They are for the most part spontaneously detailed to him. मतलब क्या कहते हैं नए और पुरानी बीमारी में क्या अंतर है। केस रिसीविंग के दौरान अगर नई बीमारी मतलब एक्यूट डिसीज है तो एक्यूट डिसीज में हनीमैन क्या कहते हैं कि डेविएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविएशन मतलब क्या, पहले ये नहीं था, अभी अभी ऐसा हुआ है, मुझे पहले मैं अच्छा था, कल से बुखार शुरू हुआ है, मुझे प्यास ज्यादा लगने लगी है और खट्टा खाने का मन होता है। मैंने आके तुरंत बता दिया, क्यों? क्योंकि नया नया है और मेरे लिए भी वो परिवर्तन नया है तो स्मरण रहता है, मुझे याद है और मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि मैं ऐसा क्यों हो गया, तो वो मुझे याद रहता है, वो मैं बताता हूं। तो इसमें मुझे फिजिशियन को बहुत कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि सब कुछ नया है, तो स्पॉन्टेनियसली मरीज और उसके जो परिजन हैं वो आके बता देते हैं। सो हनीमैन क्या कहते हैं कि एक्यूट डिसीज में डेविएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेना है। हमें स्टेट ट्रीट करते हैं ना, हम एक्यूट स्टेट ट्रीट करते हैं। तो डेविएशन मतलब क्या, जो चेंज हुआ है वो, और डिस्पोजिशन का मतलब क्या, जो पहले से है वो। तो हमें एक्यूट डिसीज के दौरान डेविएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जो चेंज हुआ है उन चीजों के ऊपर, थर्स्ट में, एपेटाइट में, डिजायर में, एवर्जन में, थर्मल में, जो भी मेंटल्स में जो चेंज हुआ है। डॉक्टर साहब 2 दिन से है ना, जब से ये अल्सर हुआ है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पहले गुस्सा नहीं आ रहा था। जो भी चेंज हुआ है वो डेविएशन है। तो एक्यूट डिसीज के दौरान हम जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाते हैं उसके अंदर डेविएशन के सिम्टम्स लेने हैं हमें ज्यादा से ज्यादा, और वो ट्रीट करना है। और क्रोनिक डिसीज में, पुराने रोगों में हमें विशेष अनुसंधान की जरूरत होती है, हमें इंक्वायरी करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है, अलग अलग स्किलफुल क्वेश्चन करने पड़ते हैं मरीज को एवं उसके परिजनों को, तब जाके हमें ये माहिती मिलती है। तो इस तरीके से हमें पूरा केस रिसीविंग करना है। केस रिसीविंग के जो एपोरिज्म हैं वो यहाँ तक हम आज ले रहे हैं। आगे जो एपोरिज्म है 100 से 104 वो केस रिसीविंग इन एपिडेमिक डिसीज, बहुआयामी रोगों के अंदर किस तरीके से किया जाता है। लेकिन हमें जो प्रैक्टिस के अंदर करना है वो यहाँ तक ही है। ये सब प्रैक्टिकल केस टेकिंग है, प्रैक्टिकल केस रिसीविंग है। अगर ये आपको आ गया तो आगे होम्योपैथी आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि होम्योपैथी में कहा जाता है, डॉक्टर एलिजाबेथ क्या कहते हैं, वेल टेकन केस इज